कहाँ से पढ़ते हो यार? कहाँ से इतना ज्ञान लेकर आते हो कि बहादुर शाह जफर फ्रीडम फाइटर नहीं है, खान बहादुर खान फ्रीडम फाइटर नहीं है? और तुमको शर्म नहीं आती? तुम बहादुर शाह जफर के चेहरे पर कालिक पोतते हो, जिसने अपने छोटे छोटे बच्चों को देश के लिए कुर्बान कर दिया। लेकिन खान बहादुर खान के बारे में आज मैं जो कहूँगा वो आपको इस किताब से कहूँगा। देख रहे हैं आप इस किताब को? पहचानिए इस शख्स को, विनायक दामोदर सावरकर। अगर थोड़ा सा भी पढ़े होते तो गधों की तरह इस तरीके की हरकत नहीं करते, खान बहादुर खान का सम्मान करते। अस्सलाम वालेकुम, आदाब दोस्तों, मैं डॉक्टर ज़ियाउद्दीन सिद्दीकी, खोज इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है, इस्तकबाल है, हार्दिक स्वागत है। कुछ तस्वीरें देखकर मन विचलित हो जाता है। हालांकि मैं इस तरीके के एपिसोड कभी बनाता नहीं हूँ, ऐतिहासिक स्थलों की जानकारी देने के लिए आपको कोशिश करता हूँ, लेकिन कल मैंने मेरठ से आई तस्वीर को देखा। देखिए आप भी इस तस्वीर को देखिए, ये स्वतंत्रता सेनानियों का भारत में सम्मान हो रहा है। देख रहे हैं आप इस तस्वीर में किस तरीके से बहादुर शाह जफर और खान बहादुर खान के चेहरे को पर कालिक लगाई गई है, और क्या लिखा गया है? ये फ्रीडम फाइटर नहीं है। कहाँ से पढ़ते हो यार? कहाँ से इतना ज्ञान लेकर आते हो कि बहादुर शाह जफर फ्रीडम फाइटर नहीं है, खान बहादुर खान फ्रीडम फाइटर नहीं है? बहादुर शाह जफर के बारे में तो बस मैं इतना ही कहूँगा कि इस तस्वीर को देखिए। देखिए इस तस्वीर को, कैसे भारत का प्रधानमंत्री रंगून जब जाता है तो बहादुर शाह जफर की मज़ार पर चादर चढ़ाता है, नज़र आ रहा है, और कैसे नमस्तक हुआ है। यह है बहादुर शाह जफर का सम्मान। और तुमको शर्म नहीं आती? तुम बहादुर शाह जफर के चेहरे पर कालिक पोतते हो, जिसने अपने छोटे छोटे बच्चों को देश के लिए कुर्बान कर दिया, अपने जवान पोतों को देश के लिए कुर्बान कर दिया। वो भी अंग्रेज़ों से अगर मिल जाता तो जिस तरीके से राजपूताना के सारे किले आज वहाँ के राजाओं के पास हैं, और महाराज धीराज बनकर आज वो घूम रहे हैं, राज कर रहे हैं, ऐश कर रहे हैं, सम्मानीय है, उसी तरीके से दिल्ली के लाल किले में भी बहादुर शाह जफर का ख़ानदान बैठा हुआ होता। लेकिन उसने अंग्रेज़ों की वफादारी नहीं, देश की वफादारी को चुना और अपना सर्वोच्च बलिदान देश के लिए दिया। तुमको शर्म नहीं आई बहादुर शाह जफर के चेहरे पर कालिक पोतने में? कितनी नफरत तुम लोग करोगे? तस्वीर में देखिए, देखिए फिर से इस तस्वीर को दिखाइए। आपने खान बहादुर खान के चेहरे पर कालिक पोत दी, बहादुर शाह जफर के चेहरे पर कालिक पोत दी। बगल में एक तस्वीर आपको और दिखाई दे रही है, बाबू कुंवर सिंह की, 80 साल का बूढ़ा आरा का बादशाह जो अंग्रेज़ों से लड़ता रह गया, लड़ते लड़ते रहा जिंदगी भर। उसके चेहरे पर आपने कालिक नहीं पोती, सिर्फ इसीलिए ना कि उसका नाम कुंवर सिंह है, बहादुर शाह जफर नहीं है। अरे नाम से इतनी नफरत है तो कहाँ कहाँ मिटाओगे? आपको मिटाना है तो अमित शाह के नाम में से शाह निकाल दीजिए। आप निकालोगे? वो भी फारस से आया हुआ शब्द है। वो मुगल सराय का नाम बदल दिया आपने, मुगल सराय पे दीनदयाल उपाध्याय का नाम आपने के पर रख दिया। क्या दीनदयाल उपाध्याय में से दीन शब्द आप हटा सकते हो? वो भी अरबी ज़बान का शब्द है। खैर, ये आपकी राजनीति महत्वाकांक्षा हो सकती है, आप करिए, मुबारक आपको, आप सारे हिंदुस्तान के नाम बदल लीजिए, लेकिन कम से कम इन स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान तो मत कीजिए। कहाँ से पढ़ते हो आप? आज मैं बात करूँगा इस एपिसोड में खान बहादुर खान के बारे में। कौन है ये खान बहादुर खान? इनका सम्मान क्यों होना चाहिए? अगर विकिपीडिया पर भी देखोगे तो पता लग जाएगा कि खान बहादुर खान कौन है। लेकिन खान बहादुर खान के बारे में आज मैं जो कहूँगा वो आपको इस किताब से कहूँगा। देख रहे हैं आप इस किताब को? पहचानिए इस शख्स को, विनायक दामोदर सावरकर। 1857 का स्वतंत्र समर जिन्होंने लिखी है ये शानदार किताब, ये सावरकर जी के जीवन के शुरुआती किताबों में से है। बहुत शानदार किताब है, आप इसको पढ़िए। उन्होंने इसमें खान बहादुर खान की तारीफ में लिखा है। अगर थोड़ा सा भी पढ़े होते तो गधों की तरह इस तरीके की हरकत नहीं करते, खान बहादुर खान का सम्मान करते। अरे 10 मई 1857 को जब आज़ादी की क्रांति मेरठ में गूंजी तो उसके बाद होता क्या है? वो चिंगारी दिल्ली से होते हुए बरेली आने में टाइम नहीं लगता है। ये खान बहादुर खान है कौन? हाफिज़ रहमत का पोता है। हाफिज़ रहमत कौन? रोहिलखंड का आखिरी स्वतंत्र नवाब, वो बहादुर नवाब जिसने कहा जाता है कि नादिर शाह दुर्रानी से भी मुकाबला किया था और सारी ज़िंदगी दिल्ली सल्तनत का वफादार रहा।
उसका पोता है ये खान बहादुर खान। डिप्टी के नाम से फेमस था, जज था, लेकिन जब इसने देखा कि मेरठ में क्रांतिकारियों ने आंदोलन शुरू कर दिया है, आज़ादी की लड़ाई शुरू कर दी है, बहादुर शाह जफ़र का ऐलाननामा आ चुका है, तो इसने भी बरेली की धरती से बगावत की। 31 मई को बरेली की धरती में वो बगावत हुई जिसके बारे में मैं आपको अब बताऊंगा कि खान बहादुर खान कौन है। सावरकर की ज़बानी। सावरकर को मानते हो ना? ये सावरकर की किताब है, देख लीजिए। इसके पेज नंबर 145 पर आप आओगे तो ये रोहेलखंड करके, ये देखिए रोहेलखंड करके आपको एक बाब दिखाई देगा। ये देखिए, ये रोहेलखंड, यहां पर लिखते हैं सावरकर, सावरकर ने किस तरीके से तारीफ़ें लिखी हैं। इसी बाब में आप पेज नंबर 148 पर आ जाइए। लिखते हैं, अंग्रेजी निशान उतार फेंककर बरेली में स्वतंत्रता का झंडा फहराते ही नेटिव तोपखाने के मुख्य सूबेदार बख्त खान ने सारी नेटिव सेना का नियंत्रण अपने हाथों में ले लिया। बख्त खान का नाम आगे चलकर दिल्ली की लड़ाई में हमको सुनने को मिलेगा। इस सेनापति ने सारे नेटिव सिपाहियों को स्वतंत्रता के बाद इस तरह व्यवहार करना है और नव स्थापित स्वराज्य में क्या क्या कर्तव्य करना चाहिए, इस पर एक भाषण दिया। उसके बाद अंग्रेज ब्रिगेडियर की बग्गी में बैठकर यह स्वदेशी ब्रिगेडियर बरेली के रास्ते से जाने लगा। उसके साथ साथ अंग्रेज अधिकारियों की गाड़ियों में नवनियुक्त अधिकारियों भी चल दिए। खान बहादुर खान के नाम का जयघोष करके, खान बहादुर खान के नाम का, सावरकर जी लिख रहे हैं, खान बहादुर खान के नाम का जयघोष जानते हो ना? हिंदी बहुत अच्छी है वैसे आप लोगों की। जयघोष करते हुए दिल्ली के बादशाह के सूबेदार की हैसियत से उन्हें रोहेलखंड का शासन अपने हाथ में लिया। बरेली में स्थित यूरोपियन के घरों को जलाकर लूटकर भस्म करने के बाद फिर कैद किए गए यूरोपियन को खान बहादुर ने अपने सामने बुलवाया। अंग्रेज शासन में जज का काम करने से उन्हें अंग्रेजी न्याय कैसे किया जाता है ये ज्ञात ही था, इसलिए उन्होंने उन यूरोपियन अधिकारियों की जांच के लिए एक कोर्ट नियुक्त किया। इन अपराधियों के प्रांत को लेफ्टिनेंट गवर्नर का दामाद डॉक्टर हे भी था। बरेली के सरकारी कॉलेज का प्रिंसिपल डॉक्टर करसन भी था। बरेली का जिला मजिस्ट्रेट भी था। एक दिन पूर्व ही राजनीतिक खान बहादुर खान इसके गले में गलवहिया करके बैठा था, लेकिन अंदर ही अंदर साजिश कर रहा था। आज ये सिंहासन पर और वो अपराधी के पिंजरे में था। ज्यूरी की शपथ लेकर रीति अनुसार न्याय पर बैठे अलग अलग आरोपियों पर, अपराधियों पर लगाकर उन्हें फांसी का दंड सुनाया गया और उन 6 यूरोपियन लोगों को तुरंत फांसी पर चढ़ा दिया गया। तुरंत ही खान बहादुर के आदेश से एक विज्ञापन छापा गया कि यूरोपियन कमिश्नर भाग गया है, जो इसे पकड़ कर लाएगा उसका सिर काट कर लाएगा, उसे 1000 रुपये पुरस्कार खजाने से दिया जाएगा। इस तरीके से खान बहादुर खान के कारनामे बरेली वालों ने देखे। उसके बाद खान बहादुर खान यहीं पर नहीं रुके, उन्होंने शाहजहांपुर को आज़ाद करवाया, उन्होंने मुरादाबाद को आज़ाद करवाया, उन्होंने बदायूं को आज़ाद करवाया। इस तरीके से पूरे रोहेलखंड पर 1 साल तक राज किया। 3 हमले उन्होंने नैनीताल के ऊपर किए। असफल नहीं हुए ये बात अलग है, लेकिन 3 हमले नैनीताल के ऊपर किए। एक शानदार फौज 20,000 सिपाहियों को लेकर बख्त खान की सेनापति बख्त खान को बनाकर दिल्ली बहादुर शाह जफ़र की हेल्प करने के लिए भेजा। ये खान बहादुर खान है। आगे और अभी आपको बताता हूँ, सावरकर की ज़बानी आपको बता रहा हूँ कि खान बहादुर खान कौन है। आगे लिखते हैं सावरकर, आप देखिए, इन बातों के आधार पर अंग्रेजों के कब्जे से निकलते ही रोहेलखंड ने खान बहादुर खान का शासन स्वीकार किया। कालिक पोतते हो आप। सावरकर क्या कह रहे हैं सुनो। पहले बताया गया कि दिल्ली की ओर लड़ने चल दिए। उसके बाद खान बहादुर खान ने प्रदेश का बंदोबस्त रखने के लिए नई सैनिक भर्ती चालू की और राजधानी के अधिकतर नागरिकों को सिपाही के रूप में तैयार किया। सारे स्थानीय विभागों की व्यवस्था करके उसमें अधिकतर
पहले के लोगों को ही रखा और वरिष्ठ स्थानों पर नए स्वदेशी अधिकारियों की नियुक्ति की। सरकारी पैसा दिल्ली के बादशाह के नाम पर वसूल किया जाने लगा। न्याय देने के लिए पहले ही कोर्ट खोले गए और पहले ही नौकर नियुक्त कर दिए गए। संक्षेप में, जहां यूरोपियन अधिकारी होते थे, हिंदुस्तानी अधिकारी नियुक्त किए गए। उस विभाग में भी क्रांति धक्के सिवाय किसी भी विभाग में राज्य क्रांति धक्के से अन्य तरह के परिवर्तन नहीं हुआ। खान बहादुर ने अपने सूबे की ये सारी जानकारी दिल्ली में बादशाह को लिखकर भेज दी और रोहिलखंड का राजकीय घोषणा पत्र लगाया। सावरकर जी लिख रहे हैं कि राजकीय घोषणा पत्र जो था खान बहादुर खान ने उस वक्त जारी किया था, वो क्या था, गौर से सुनिए। किस तरीके से हिंदू मुसलमान में एकता की बात करते थे। आज तुम उनके मुंह पर कालिक पोतते हो। हिंदुस्तान देश के वासियों, ये खान बहादुर खान का पैगाम पढ़ रहा हूँ, सावरकर की किताब 1857 का स्वतंत्र समर से। हिंदुस्तान देश के वासियों, स्वराज प्राप्ति का दुर्लभ अवसर तुम्हें प्राप्त हो गया है। उसको स्वीकार करोगे या अनादर। इस अपूर्व और असाधारण अवसर का तुम लाभ लोगे या उसे हाथ से फिसल जाने दोगे। हिंदू बंधुओं और मुसलमान भाइयों, ये ध्यान में रखना कि यदि अपने हिंदुस्तान देश में इन अंग्रेज़ों को तुमने रहने दिया तो ये तुम्हारे देश का सत्यानाश और तुम्हारे धर्म का विनाश किए बिना कभी भी रहने नहीं देंगे। अंग्रेज़ों के फरेब के कारण आज हिंदुस्तान के निवासियों ने अपनी गर्दन अपने ही तलवार से काटी है। अंततः वह गृह क्लेश की गलती हमें अब सब ठीक कर लेनी चाहिए। मुसलमानों से लड़ने की सलाह हिंदुओं को देना और हिंदुओं के विरुद्ध चलने की बात मुसलमानों को कहना, इस कपट नाटक का प्रयोग अंग्रेज़ लोग अब भी करना चाहेंगे। परंतु हिंदू बंधुओं, आप उनके जाल में मत फंसना। चतुर हिंदू बंधुओं से ये कहना आवश्यक नहीं है, अंग्रेज़ लोग अपने वचन के कभी भी पालन नहीं करते। झूठी सच्ची बातें कहकर बहलाने में वो उस्ताद हैं। वो पृथ्वी से अन्य धर्मियों का नाश करने के लिए आज तक प्रयास करते रहते हैं। उन्होंने दत्तक संतान के अधिकार छीने, देशी राजाओं के प्रवेश और राज्य उन्हें खा लिए। नागपुर का राज्य उन्होंने अधिग्रहण किया, लखनऊ का राज्य उन्होंने डुबो दिया। हिंदू और मुसलमान दोनों को ही उनको पैरों के तले कुचला। मुसलमान भाइयों, तुम्हें कुरान की परवाह हो और हिंदुओं, आपको गौ माता की चिंता हो तो अब आपस में भेदभाव भूलकर इस जिहाद में सब लोग सम्मिलित हो जाओ। एक झंडे के नीचे लड़ते लड़ते मैदान में कूद पड़ो और हिंदुस्तान से अंग्रेज़ों का नाम रक्त के प्रवाह से धो डालो। हिंदुस्तान से फिरंगियों को नष्ट करने के लिए यदि हिंदू और मुसलमानों के साथ लड़ेंगे, यदि स्वदेश की मुक्ति के लिए वो रणांगण मनाएंगे, तो उनके देशाभिमान का इनाम स्वरूप गौ माता का वध बंद किया जाएगा। खान बहादुर खान वादा कर रहे हैं कि गौ हत्या बंद की जाएगी, सिर्फ हिंदू भाइयों के दिलों के लिए। आप सोचिए, ये थे खान बहादुर खान जिन्होंने 1857 में गौ हत्या पर पाबंदी लगाने की बात कही थी, और आज आप उनके मुंह पर कालिक पोतते हो। समझ में नहीं आता ये खान बहादुर खान कौन है। ये एक और पारमार्थिक स्वतंत्रता प्राप्त करेगा, परंतु यदि कोई स्वदेश युद्ध के विरुद्ध जाएगा तो वह स्वयं के सिर पर आघात करके आत्महत्या अपराधी होगा। हिंदू एवं मुसलमान बंधुओं, भली भांति समझ लो कि यदि तुमने अंग्रेजों को हिंदुस्तान में रहने दिया तो निश्चित रूप से तुम्हारा धर्म नष्ट करेंगे और तुम्हारे नरमेध भी होगा। अंग्रेज अब भी हमारे साथ कुटिलता की नीति का ही पालन करेंगे। वो हिंदू को मुसलमानों के विरुद्ध उभारने में कदापि नहीं चूकेंगे। ये खान बहादुर के विचार थे। इस परवाने को छपवा कर उन्होंने गांव-गांव में मुनादी करवाई। तब जाकर खान बहादुर खान के साथ सारी रोहिलखंड की अवाम जमा हुई और 1 साल तक पूरे रोहिलखंड को आज़ाद करवा कर रखा गया। उनके मुख्य सलाहकार कौन थे जानते हैं आप? शोभाराम जी थे। उनके मुख्य साथी कौन थे? जयमल सिंह थे, सुनाम सिंह थे। इन लोगों ने मिलकर, हिंदू मुसलमानों ने मिलकर पूरे रोहिलखंड को 1 साल तक आज़ाद किया। लेकिन अंग्रेज़ों ने फिर छल कपट के जरिए एक बड़ा हमला 4 मई सन 1858 को नरकटिया नदी के किनारे कर दिया, और जिसमें खान बहादुर खान के लश्कर को हार हुई। उसके बाद खान बहादुर खान रुके नहीं, वहाँ से सीधे अवध चले गए, बेगम हज़रत महल के पास चले गए। वहाँ से नाना साहब पेशवा, खान बहादुर खान, बेगम हज़रत महल ने मिलकर अंग्रेज़ों के खिलाफ अपना संघर्ष जारी रखा। उसके बाद ये सारे के सारे लोग नेपाल चले गए। नेपाल में 2 साल तक भूमिगत रहकर स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई को जारी रखा। लेकिन लाला जंग बहादुर, क्या कहते हैं, राणा जंग बहादुर, नेपाल का जो राजा था, उसकी मुखबिरी से खान बहादुर खान को
गिरफ्तार करके लखनऊ अंग्रेज़ लेकर आते हैं। कुछ महीने लखनऊ में रखते हैं, उसके बाद बरेली लेकर आते हैं। क्या करते हैं उनके साथ? मुकदमा चलवाते हैं, बेड़ियाँ पूरे जिस्म में लाद कर उस आदमी को कचहरी से जिला जेल तक लेकर जाया जाता है। पूरा बरेली तमाशबीन होकर गुस्से में उस मंजर को देखता है। अंग्रेज़ समझ जाते हैं कि हालात कितने बद से बदतर होते जा रहे हैं। जेल के अंदर ही खान बहादुर खान को तुरंत फांसी पर लटका दिया जाता है। और खोदने का आजकल तुमको बहुत शौक़ है ना, आज भी अगर मैं दावे के साथ कहता हूँ खान बहादुर खान की कब्र को अगर खोला जाए तो बेड़ियों के साथ अगर वो मिलेंगे, क्योंकि अंग्रेज़ों ने उनको बेड़ियों सहित उसी जेल में दफन कर दिया था। बहुत शर्म की बात है कि तुम खान बहादुर खान को नहीं जानते, उन लोगों को नहीं जानते जिन्होंने इस देश के लिए, इस मिट्टी के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया, अपना सब कुछ लुटा दिया, नन्हे मुन्ने मासूम बच्चों तक की ज़िंदगियों को दांव पे लगा दिया। शर्म आती है इस तरीके की हरकत देखकर। आप धर्म के आधार पर स्वतंत्रता सेनानियों का चयन करोगे? आप धर्म के आधार पर उनके चेहरे पर कालिक पोतोगे? मैं मांग करूंगा भारत के प्रधानमंत्री से, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से कि मेरठ में ये जो घटना हुई है इसका आप स्वयं संज्ञान लीजिए और आरोपियों को चिन्हित करके उनके कड़ी से कड़ी सजा दें, ताकि भारत के स्वतंत्रता सैनिकों का इस तरीके का अपमान कभी कोई करने की जुर्रत नहीं कर सके। जय हिंद।